क्या हाल है आप सबके। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, 2 मिनट लूंगा आपके और उसके बाद फिर हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको छुड़वा दिया था वो एग्जाम्पल से आज की क्लास में कराऊंगा आपको। उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। मटीरियल कॉस्टिंग का हमने पढ़ा था मटेरियल वैल्यूएशन, और उसमें हमने ये जाना था कि जो परचेज प्राइस होती है उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यानी कि जो भी आप खरीदेंगे उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट मिली है वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर जीएसटी वगैरह लगा है जिसका क्रेडिट आपको मिल सकता है तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो टोटल प्राइस है अगर ये सब इंक्लूसिव है टोटल प्राइस के अंदर तो आप एक्सक्लूड कर देंगे, और अगर इंक्लूसिव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि 1000 रुपये है और उस पर ट्रेड डिस्काउंट आपको 200 रुपये का मिल जाएगा तो फिर मैं -200 कर दूंगा और 800 रुपीज़ दिखाऊंगा। और यदि मैं कहता हूं कि 1000 रुपये हैं जो कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आए हैं तो इसमें से मैं कुछ भी माइनस नहीं करूंगा, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। जैसे कि टोल टैक्स, आपके रोड टैक्स वगैरह और जितनी भी तमाम टैक्सेस वगैरह हैं जिसका बेनिफिट या क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता है, उन सभी को हम ऐड कर देते थे परचेज प्राइस के अंदर। आपके जो डेमोरेज चार्जेस हैं या पेनल्टीज हैं, डिटेंशन मनी है, वो सारी चीज़ें आप परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसका खरीदने से डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है। आपने सामान देरी से उठाया या पेमेंट लेट करी उसकी वजह से पेनल्टी लग रही है तो उसमें मटेरियल खरीदने की कॉस्ट पर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। वो आपकी लापरवाही की वजह से हो रहा है, जो कि अगर आप सही करते तो आपको ये कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। तो इसी के लिए आप परचेज प्राइस में क्या क्या लेंगे वो मैंने आपको बताया था, और साथ में फिर मैंने आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल शॉर्टेज के बारे में बताया था। यानी कि जो भी आपने ऑर्डर किया है, हमें मालूम है कि नॉर्मली 10% या कितना भी हो सकता है, किसी केस में 15%, किसी में 5%, जो भी उस सिनेरियो में उस कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए नॉर्मल वेस्टेज है। यानी कि आप जब सामान मंगाएंगे तो इतना तो वेस्ट होना तय है, या फिर आम तौर पर इतना तो वेस्ट हो ही जाता है, उसे आप इग्नोर करेंगे। यानी कि अगर मैं 1000 क्वांटिटी मंगाता हूं और 1 लाख रुपए की मंगाता हूं, 1 लाख लिखा है मैंने, 1 लाख की मंगाता हूं, तो मेरे पास 10% वेस्ट होने के बाद 900 क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब कि अगर मुझे 900 क्वांटिटी मंगवानी होगी तो मैं 1000 का ऑर्डर प्लेस करूंगा, बिकॉज आई नो जितनी ऑर्डर करूंगा उसका 10% तो खराब हो ही जाता है। तो दैट मीन्स इस नॉर्मल वेस्टेज को हम इग्नोर करेंगे। यानी कि हम मानेंगे कि जो 1 लाख रुपए हमने खरीदा है सामान, ये 900 क्वांटिटी के लिए खरीदा है। तो जब मैं इसको 900 से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। जब भी हम रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं उसका सिंपल सा मेथड है जो हर केस में सेम रहेगा। सिंपल सा मेथड है। मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये है आपकी टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल की। मैं टोटल कॉस्ट की फिनिश प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा जिसमें लेबर, ओवरहेड का खर्चा सब कुछ आता है, वो नहीं। मैं सिर्फ अभी मटेरियल की बात कर रहा हूं। मटेरियल की टोटल कॉस्ट जो आपने वैल्यूएशन करी, सब कुछ ऐड करा, सब्सिडी वगैरह सब आपने हटा दिया, डिस्काउंट वगैरह आपने हटा दिया, ट्रेड डिस्काउंट आपने हटा दिया, उसके बाद जो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई है, ये जितनी क्वांटिटीज के लिए आई है उससे हमें डिवाइड करना होता है, तो पर यूनिट कॉस्ट आती है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी क्वांटिटी आपने ऑर्डर करी थी उसमें से जो नॉर्मली वेस्ट होती है उसे आप माइनस कर लेंगे। आप कहेंगे कि इतना तो नॉर्मली मेरा वेस्ट हो जाता है। अच्छी राइटिंग लिख लेता हूँ थोड़ी सी। वैसे मैंने सारे के सारे आपके नोट्स बनाए हुए हैं, ये तो मैं आपको एडिशनल कर कर दिखा रहा हूँ। नहीं भी लिखूंगा काम चल जाएगा, पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है जिसको हम दोबारा गो थ्रू करेंगे। तो टोटल कॉस्ट है, मैंने कहा टोटल कॉस्ट जो आई है वो कितनी क्वांटिटीज़ की आई है वो मैंने बताया। वो आई है जितनी क्वांटिटीज़ मैंने ऑर्डर करी और जितना मेरा नॉर्मली वेस्ट हो जाता है, बची हुई क्वांटिटीज़ पर ये कॉस्ट को मैं चार्ज करूंगा। बची हुई क्वांटिटीज़ पर मैं कॉस्ट को चार्ज करूंगा। हालांकि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जो नॉर्मल वेस्टेज मेरे को लगता है कि होगा, जिस पर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूँ, इस नॉर्मल वेस्टेज से मुझे कुछ स्क्रैप की वसूली हो जाए। यानी कि इसको मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए तो यूज में नहीं ले सकता, पर कबाड़ में बेचकर कुछ ना कुछ रिकवर कर सकता हूं। ये जो आपका जो नॉर्मल वेस्टेज आएगा, जो कि नॉर्मली वेस्ट हो जाता है जब भी आप सामान मंगाते हैं,
अगर वो वेस्ट हो गया और उससे कुछ रिकवरी हो सकती है, यानी कि स्क्रैप में बिक सकता है, तो इसका मतलब जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी उसमें से कुछ तो आपने रिकवरी कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि मान लेते हैं कि हमने 1000 क्वांटिटीज का ऑर्डर प्लेस किया। हमें मालूम है कि जब 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 900 क्वांटिटी हमें रिसीव होगी, क्योंकि 10% का नॉर्मल वेस्टेज है। हुआ क्या कि जब 10% का नॉर्मल वेस्टेज था 100 क्वांटिटी का, इसको मैंने मार्केट में 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया और 500 रुपये रिकवर कर लिए। क्योंकि ये वेस्टेज था, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ सामान बचा हुआ था, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में नहीं ले सकते थे, इसके लिए मैंने कबाड़ में बेचा और 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपये मैंने रिकवर कर लिए। हालांकि जो 1000 यूनिट थे उसके लिए मुझे 1 लाख का प्राइस देना था, सारी चीज़ें मिलाकर डिस्काउंट के बाद 1 लाख रुपीज़ देने थे। तो अब यहाँ पर मेरी जो 1 लाख की कॉस्ट आई है वो मेरी 1000 क्वांटिटी के लिए आई थी, बट मुझे मालूम है कि क्योंकि 10% तो नॉर्मली वेस्ट हो जाता है, 100 क्वांटिटी नॉर्मली मेरी वेस्ट हो जाती है, तो ये जो मैं प्राइस है ये बैलेंस क्वांटिटी पे चार्ज करूंगा। नॉर्मल वेस्टेज के बाद जो एक्चुअली में क्वांटिटी मेरे को रिसीव हो रही है उस पर मैं 1 लाख की कॉस्ट चार्ज करूंगा और पर यूनिट निकालूंगा। बट ये जो मेरी 100 क्वांटिटी है जो मेरी नॉर्मली वेस्ट हो जाती है, उससे मुझे 500 की रिकवरी भी हो जाएगी। एक तरफ तो वेस्ट हो रही है, दूसरी तरफ कुछ रिकवरी हो रही है, तो इसका मतलब मेरी जो 1 लाख की कॉस्ट है वो 1 लाख की नहीं लग रही, अब वो 99,500 की मेरी नेट कॉस्ट आ रही है 900 क्वांटिटी पर जो मैंने रिसीव करी है। तो ये मेरी रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आएगी। और आप हमेशा ही, चाहे आपको एबनॉर्मल गेन आए, एबनॉर्मल वेस्टेज आए, हर सिचुएशन में इसी तरीके से पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो पर यूनिट कॉस्ट आनी चाहिए आप हमेशा वैसे ही निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ मुझे एबनॉर्मल वेस्टेज तो नहीं हो गई, ये एबनॉर्मल गेन तो नहीं हो गया। जो भी होगा उसका बेनिफिट या लॉस आप कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कॉस्टिंग का हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। पहला कॉस्ट शीट का प्रोसेस था, दूसरा नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट है। तो यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं कमेंट्स और फिर मैं आपको अब आज का सवाल भी करवाऊंगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके बाद फिर हम स्टडी मटेरियल भी करेंगे और एक बार स्टडी मटेरियल से हमने वैल्यूएशन करा तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम कोर मटेरियल कॉस्टिंग पर आ सकते हैं। यानी कि जो मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल तो मैं आज ही की क्लास में आपको गो थ्रू करवाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम यहां पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एज्यूम इन द अबव एग्जाम्पल 850 kg is received in full, rest units are broken and sold as scrap for 5 rupees per kg. Calculate per unit cost of raw material. दोस्तों पर यूनिट कॉस्ट निकालने का एक ही तरीका है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या कॉस्ट आएगी वही आपको देखना है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज अपने दिमाग में बिठा लो, एबनॉर्मल हो गेन, एबनॉर्मल हो लॉस, बट हम पहले ये देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कितनी आती, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कितनी आती है वो देखने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर। लास्ट एग्जांपल में हमने 1000 किलो ऑर्डर किए थे 10 रुपए के हिसाब से और आपको रिसीव हुए 850 kg। जो आपने 1000 किलो मंगवाए थे वो 18,000 रुपीज के मंगवाए थे। ये लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको कराया था, कल कराया था। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 18,000 रुपये तो आपकी कॉस्ट लगी। जो यूनिट्स नॉर्मली वेस्ट हो जाते हैं 100 यूनिट्स 10%, उससे आपको 5 रुपये पर केजी रिसीव होगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपकी जो नेट कॉस्ट आएगी वो जितना पैसा आपने दिया माइनस नॉर्मली जो वेस्ट हो जाते हैं उसकी जो रिकवरी है वो माइनस कर लेंगे आप, जो कबाड़ का पैसा आ जाता है उसे माइनस कर लेंगे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में। तो नेट कॉस्ट आपकी आएगी 17,500। अब 17,500 नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 900 किलो की कॉस्ट आएगी, क्योंकि आप ऑर्डर तो 1000 किलो करेंगे पर आपको 100 केजी रिसीव नहीं होंगे। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली 19.44 केजी। तो ये तो आप हमेशा सेम करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपका तरीका यही रहेगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ठीक है हमने पर यूनिट कॉस्ट तो निकाली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, अब एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ वो देख लेते हैं। तो एक्चुअली में आपको रिसीव हुआ है 850 केजी। 850 केजी आपको एक्चुअली में रिसीव हुआ 19.44 के हिसाब से आपने देखा तो कहा कि भैया 850 केजी की तो कॉस्ट आ गई 16,528। तो ये कॉस्ट आप अपने कस्टमर से चार्ज करोगे
और जो 50 kg आपका और वेस्ट हो गया, एडिशनल वेस्ट हो गया, क्योंकि आपको 850 kg मिलना चाहिए था 900 kg, तो ये 50 kg का जो एबनॉर्मल वेस्टेज है, यहां पर क्या होगा सर, 50 kg मल्टीप्लाई बाय 19.44 पर यूनिट, यानी कि 972 रुपीज जो है आपकी कॉस्ट तो लगी, बट आप कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि ये 50 किलो आपकी गलती की वजह से वेस्ट हुए हैं। अगर आप गलतियां नहीं करते, संभाल कर चलाते ट्रक, या जो भी चीज़ों में आपने लापरवाही बरती है वो नहीं करते, तो आपके 900 किलो आपके पास होते आज, या उससे ज़्यादा ही होते, बट क्योंकि आपने गलती करी इसीलिए 50 किलो का और लॉस हो गया। और इसी कारण आप ये 50 किलो की जो कॉस्ट है वो कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, अपना एक्सपेंस मानोगे, कॉस्टिंग पीएनएल में डालोगे। बट ये जो 50 kg की जो कॉस्ट है, इसका आपको स्क्रैप भी तो रिसीव हो जाएगा। जो ये 50 kg आपके एबनॉर्मल वेस्ट हुए हैं, उस एबनॉर्मल वेस्ट के भी तो कबाड़ को बेचोगे तो 5 रुपए पर केजी रिसीव होंगे। कबाड़ वाला भेदभाव तो नहीं करेगा ना कि आपका जो नॉर्मली वेस्ट हुआ था उसके 5 रुपए दूंगा, जो एबनॉर्मली वेस्ट हुआ है उसके 1 रुपया दूंगा। उसके लिए तो वेस्ट है। हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ, नॉर्मली 100 किलो वेस्ट होना चाहिए था, हो गया 150 किलो, तो 150 के हिसाब से 5 रुपए आपको मिलेंगे। पर ऊपर जब पर यूनिट निकालेंगे तो हमेशा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में निकालेंगे कि 100 kg 10% मेरा नॉर्मली वेस्ट होता था, 10% मुझे लेस रिसीव होता था, 10% जो मेरा वेस्ट हुआ है उसी का मुझे स्क्रैप मिलेगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में निकालेंगे और उसके बाद नीचे एक्चुअली देखेंगे कि हाँ 850 kg मुझे रिसीव हुआ, तो उसकी मेरी ये कॉस्ट कस्टमर के चार्ज करूंगा, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में एंटर करूंगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में एंटर करूंगा जब वो कंजम्पशन के लिए रॉ मटेरियल जाएगा। और 50 kg जो एबनॉर्मली वेस्ट हो गया, इसकी कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा कि इस 50 kg का जो मुझे स्क्रैप मिलेगा, तो नेट कॉस्ट मेरी 722 आ गई। ये कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग टाइम ले लीजिए, आराम से समझ लीजिए, पर ये जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं, एक कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट और पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, वो पूरे कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपको काम आएगा। दूसरा नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट पूरे कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपको काम आएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर टाइम बिताइए, इन एग्जांपल्स को और समझिए, और फिर जब आप समझ जाएं, कोई भी सिचुएशन हो उसका कर पाएं आप, दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन ओके है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जाम्पल और करेंगे और उसके बाद मैं आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, इफ इन दी अबव एग्जाम्पल आपको 950 kg रिसीव हो जाते तो आप क्या करते, तो आप पर यूनिट कॉस्ट क्या निकालते। निकालिए सर, आपका एग्जाम्पल कह रहा है इफ इन द अबव एग्जाम्पल 950 kgs आर रिसीव्ड, then also per unit cost will be calculated in the same manner as we have calculated in the last situation in all the earlier examples। पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे हमेशा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग करो, मटेरियल कॉस्टिंग करो, कॉस्ट अकाउंटेंसी में कुछ भी करो, आप हमेशा नॉर्मल सर्कमस्टांस के हिसाब से पर यूनिट देखोगे। आज मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूं कि मैंने आपसे बैच की जो फीस ली है वो 3000 रुपीज ली है। अब मान लेते हैं कि जो मेरा सर्वर लगा हुआ है, वो सर्वर जो है नॉर्मली उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट एबनॉर्मली दिक्कत आ गई। मतलब कि कभी भी दिक्कत नहीं आती, हमें मालूम है, बट एक बार आ गई, इसी साल आ गई, एक बार में आ गई। 1 लाख रुपए का सर्वर लगा हुआ था, खराब हो गया, मुझे अब दूसरा सर्वर लेना पड़ेगा। वो 1 लाख रुपए की कॉस्ट में आप लोगों से थोड़ी ना चार्ज करूंगा, या मैं अपने नेक्स्ट बैच की फीस थोड़ी ना बढ़ाऊंगा, नहीं। जो मेरी फीस है वो मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, कॉस्ट रिकवरी, उस पर तय हो रखी है कि हमें कॉस्ट अपनी रिकवर करनी है, बट जो एबनॉर्मल कॉस्ट इनकर हो रही है वो मैं फीस से रिकवर नहीं करूंगा, फीस बढ़ाकर रिकवर नहीं करूंगा। अदरवाइज फीस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बैच अफोर्डेबल नहीं रहेगा, जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। तो हर चीज को मेंटेन करना है, जो आपकी यूएसपी है, जो आपकी प्राइसिंग है, उसे ना बिगाड़ कर हमें उस एबनॉर्मल कॉस्ट को पीएनएल में डेबिट करना होगा, जिससे हमें लॉस होगा पर हम कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये मैंने कोचिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दे दिया। सिमिलरली आप अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, वहां आपकी फैक्ट्री में कुछ आग लग गई है, कुछ गलत हो गया, तो आप कस्टमर से वसूली नहीं करोगे। हाँ, वो आपकी लॉस हो गया है, आप जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे उससे लॉस की भरपाई जरूर करोगे, बट अपनी प्राइसिंग को चेंज नहीं करोगे। प्राइसिंग रहेगी जैसे कि मार्केट में नॉर्मल सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग रहेगी। उसमें जितना % आप प्रॉफिट लेना चाहते हो ऐड करोगे और उसी अमाउंट पर आप सेल करोगे। तो यहां पर क्या होता है, अगर आपको 950 kg रिसीव हो जाते हैं तो पर यूनिट तो आप सेम ही निकालोगे,
कैसे सेम निकालोगे सर? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऊपर आपने निकाला है, यानी कि आप यहां पर लिखोगे जैसे आपने ऊपर निकाला है वैसे ही निकालोगे। 1000 क्वांटिटी आपने ऑर्डर करी, कितने की करी? 18,000 की आपने ऑर्डर करी। तो यहां पर आप करोगे 18,000 का मुझे मिला, 1000 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर करी। नॉर्मली जो है 10% वेस्ट हो जाती है, तो जितना भी मेरा कॉस्ट लगेगी नेट कॉस्ट, वो मैं मानूंगा कि 900 क्वांटिटी की मेरी कॉस्ट लगी है। और मेरी जो 100 क्वांटिटी थी जो मेरी नॉर्मली वेस्ट होती है, तो उससे नॉर्मली 5 रुपये रिसीव भी होते हैं। तो दैट मीन्स 500 रुपये मुझे रिसीव भी होंगे, जितना नॉर्मली वेस्ट होगा उससे कुछ रिकवरी भी होगी। तो मेरी नेट कॉस्ट इतनी लगेगी और नेट क्वांटिटीज मेरे पास नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इतनी आएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपके पास आ गई 19.44 बार। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि पर यूनिट निकालने का तो तरीका यही है, पर क्योंकि यहां पर आपको एक्चुअली में 950 केजी रिसीव हो गए, तो जब मैंने एबनॉर्मल लॉस कस्टमर को नहीं दिया तो एबनॉर्मल गेन का बेनिफिट भी कस्टमर को नहीं दूंगा। कस्टमर को तो 950 केजीज मिल रहे हैं और 950 केजी की जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में प्राइस आई वो मैं अपने कस्टमर से चार्ज करूंगा। मतलब 50 केजी मुझे जो एडिशनल मिल गए, जनरली मिलते नहीं है, एडिशनली मिल गए, इस बार मैं अच्छे से कैरी कर लेकर आया, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हुई, वेस्टेज नहीं हुई, खराब नहीं हुआ, तो मेरे 50 केजी का मुझे बेनिफिट मिल गया। ये मेरे कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यहां पर कॉस्टिंग पीएनएल में आपको कितना जाएगा? 50 केजी मल्टीप्लाई बाय 19.44 माइनस 50 केजी मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज, यानी कि 250 रुपये है। सर जो एबनॉर्मल गेन हो गया उस पर थोड़ी ना हमें 5 रुपये के हिसाब से कुछ मिलेगा। जो वेस्ट हो गया, खराब हो गया, उस पर तो 5 रुपये के हिसाब से स्क्रैप मिलेगा। जो गेन हो गया उस पर तो नहीं मिलेगा, वो तो हमारी सही क्वांटिटीज है, उस पर स्क्रैप थोड़ी ना मिलेगा। तो आप स्क्रैप के पैसे क्यों माइनस कर रहे हो? दोस्तों जब मैंने यहां पर ऊपर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में देखा तो मैंने कहा कि 100 क्वांटिटीज नॉर्मली मेरी वेस्ट हो जाती है जिस पर 5 रुपये के हिसाब से स्क्रैप मिलता है, पर नॉर्मली 100 क्वांटिटी की जगह इस बार 50 क्वांटिटी ही वेस्ट हुई। 100 क्वांटिटी मेरी वेस्ट नहीं हुई, 50 क्वांटिटी ही मेरी वेस्ट हुई। तो इस 50 क्वांटिटी का जो मैंने यहां पर माइनस कर दिया है, यहां पर स्क्रैप माइनस कर दिया है, वो एक्चुअली में तो स्क्रैप मुझे नहीं मिला ना, वो 250 रुपये का एक्चुअली में स्क्रैप तो मुझे नहीं मिला ना, जो मैंने एबनॉर्मल गेन का स्क्रैप भी माइनस कर दिया है। तो इसीलिए अगर मैं देखूंगा मेरा एबनॉर्मल गेन कितना आया, तो मेरा नेट एबनॉर्मल गेन आया है 50 क्वांटिटी का 19.44 के हिसाब से। हालांकि इस 50 यूनिट पर मुझे 250 का स्क्रैप नहीं मिला, जो कि ऊपर कैलकुलेशन के लिए मैंने लिया था। यहां पर आप देखिएगा दोबारा से, हम दोबारा से यहां पर देखते हैं 950 केजी आपको रिसीव हुए, पर यूनिट तो आप सेम तरीके से निकालेंगे। तो आपने 19.44 के हिसाब से देखा कि हाँ इतना रॉ मटेरियल मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा। जो 50 केजी एबनॉर्मल गेन हो गया, मतलब कि नॉर्मली मुझे नहीं मिलना था, बट क्योंकि मैंने अच्छे से कैरी करा, ट्रांसपोर्ट करा, तो मुझे 50 केजी एक्स्ट्रा मेरे पास मिल गए। वो मेरा एबनॉर्मल गेन है जो मैं कस्टमर को जिसका बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कस्टमर से तो उसकी कॉस्ट चार्ज कर रहा हूं। तो पीएनएल के दूसरी साइड पर यहां पर जब 950 किलो का कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे कस्टमर को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा। अगर मान लेते हैं कि हमने 900-950 किलो बेचा है, तो फिर 50 किलो का एबनॉर्मल गेन भी क्रेडिट साइड पर आएगा, जो उसकी वैल्यू होगी, जिससे बैलेंस हो जाएगा। आपका जो गेन है वो इधर आ गया, कॉस्ट जो है वहां आ गई, और ऐसे ही 50 केजी 19.44 के हिसाब से 972 रुपीज आपने एबनॉर्मली गेन किए हैं। हालांकि 50 किलो 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपये होते हैं। ये स्क्रैप आपको नहीं मिलेगा, क्वांटिटी तो मिल गई है, बट इसका स्क्रैप आपको नहीं मिलेगा। जो स्क्रैप हमने ऊपर कैलकुलेशन में माइनस किया था, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के टाइम हमने यहां माइनस किया था 18,000 माइनस 100 केजी मल्टीप्लाई बाय 5 पर केजी, इसमें से 50 केजी जो है वो एक्चुअल शॉर्टेज है, पर हमने 100 केजी का डिडक्ट कर लिया था, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 100 केजी माइनस किए जाते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 100 किलो माइनस होते हैं, 100 किलो का स्क्रैप मैंने माइनस कर दिया, होना था सिर्फ 50 किलो का स्क्रैप माइनस।
तो जब मैं एबनॉर्मल गेन देख रहा हूं तो मुझे पता है कि 50 किलो का एबनॉर्मल गेन इतना आएगा, पर मुझे ये 250 का स्क्रैप जो मैंने ऊपर माइनस किया था वो माइनस नहीं होना चाहिए था, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं उसे माइनस कर दूंगा और नेट गेन देखूंगा कि नेट एबनॉर्मल गेन जो है वो 722 रुपीज का है। तो यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं आपके जिस चैप्टर की मटेरियल वैल्यूएशन की, तो हमने ये देखना है कि जो सामान हम ऑर्डर कर रहे हैं उसका जो भी हमारा पैसा लगा है, खर्चा लगा है, वो सारा का सारा आपका मटेरियल वैल्यूएशन में आएगा। जो खर्चा नहीं लगा या डेमोरेज चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, पेनल्टी हैं जो अवॉइड कर सकते थे आपने नहीं करे, वो आपका मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद हमने देखा कि अगर नॉर्मल वेस्टेज हो जाती है तो उस नॉर्मल वेस्टेज को हम मानकर चलेंगे ये वेस्टेज तो होनी है और नेट क्वांटिटी पर ही हम कॉस्ट चार्ज करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। हालांकि अगर हमारा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट या लॉस है वो हम कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करते बल्कि कॉस्टिंग पीएनएल में डालते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हमारा नॉर्मल लॉस है और उससे हमें कुछ रिकवरी भी हो जाती है, स्क्रैप के तौर पर बिक जाता है नॉर्मल लॉस से, तो हम देखेंगे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इतने रुपए लगेंगे तो इतना नॉर्मल वेस्टेज होगा और उसका हमें कुछ ना कुछ स्क्रैप मिलेगा, तो नेट कॉस्ट कितनी आएगी, फिर हम नेट कॉस्ट को नॉर्मल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हमें मिलेगी। अगर हमें एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली एबनॉर्मल लॉस होगा तो जो हमने एडिशनल यूनिट लॉस करी है उसकी कॉस्ट कॉस्टिंग पीएनएल में डालेंगे। हालांकि उस एबनॉर्मल यूनिट्स का हमें स्क्रैप भी रिसीव होगा तो नेट कॉस्ट कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगी। और सिमिलरली अगर हमें एबनॉर्मल गेन हो जाता है तो एबनॉर्मल गेन यानी कि हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल गए तो उसका जो भी हमारा गेन होगा, एबनॉर्मल गेन होगा, उसका अमाउंट होगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट होगा। हालांकि जो स्क्रैप माइनस नहीं होना चाहिए था, 50 किलो का स्क्रैप माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर भी हमने कर दिया तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलना नहीं है उस स्क्रैप का, तो वो क्वांटिटी को आप यहाँ माइनस कर दोगे और नेट गेन देखोगे कि हाँ नेट गेन मुझे इतना होगा, 722 रुपीज़ का होगा। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो हम आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों का एक सवाल और हो सकता है कि जो अभी हमने नॉर्मल लॉस की बात करी या एबनॉर्मल लॉस की बात करी, एबनॉर्मल गेन की बात करी, अगर उसका अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्रीज वगैरह होती है उसे कैसे करेंगे। यदि आपकी जानने की इच्छा है तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखते हैं मैं भी कौन सा केस ले रहा हूं आपसे। अभी मैं आपको कौन सा केस बता रहा हूं, ये 950 kg वाला मैं आपसे केस डिस्कस कर रहा हूं। दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, दोबारा से ध्यान से सुनना सर। जो पर यूनिट कॉस्ट होती है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में निकलती है। पर यूनिट नॉर्मल सर्कमस्टेंस यानी कि जो नॉर्मली होंगे, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, पर नॉर्मली जो होता है उसके हिसाब से हम पर यूनिट निकालते हैं। तो हमारा एग्जांपल था 1000 kg का, मिले 950 kg, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में मिलने चाहिए थे 900 kg, इसकी कॉस्ट लगी है 1 लाख रुपीज। जो स्क्रैप होता है 5 रुपए पर केजी के हिसाब से वो निकल जाता है हमारे एग्जाम्पल में। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में मैं देखता हूं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में 1 लाख लगेगा, 100 kg मेरा वेस्ट होगा, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में एक्चुअली में नहीं हुआ। 5 रुपए के हिसाब से कॉस्ट रिकवर हो जाएगी स्क्रैप के फॉर्म में, कूड़ा कबाड़ निकल जाएगा। 1000 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर करी थी और 100 क्वांटिटी मुझे नहीं मिलेगी तो 900 क्वांटिटी मुझे मिलेगी। तो 99,500 डिवाइड बाय 900 kg, तो मेरे पास आ जाएगा कुछ ऐसे ही था ना, 19.44444 पर केजी प्राइस आ जाएगी। ऐसा ही कुछ था, 19.44 बार पर केजी प्राइस आ जाएगी। तो यहां पर जब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनेगा तो नॉर्मल लॉस मैंने माना कि जो नॉर्मल लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 kg के हिसाब से 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 500 रुपए का मेरा होना चाहिए। पर जब मैं इसको बेचूंगा तो बैंक में कितने रुपए आएंगे, बैंक में तो 50 kg के हिसाब से आएंगे। जो लॉस मेरा हुआ नहीं उसके पैसे कैसे मिलेंगे, एक्चुअली में तो मुझे 950 kg रिसीव हुए तो मेरा लॉस ही 50 kg का हुआ, यानी कि नॉर्मल लॉस से भी कम का मुझे लॉस हुआ। तो जो मेरा एक्चुअली में 50 kg का लॉस हुआ उसके हिसाब से मुझे सिर्फ 250 रुपए ही मिलेंगे। तो बाकी 250 रुपए कहाँ जाएंगे, बाकी 250 रुपए एबनॉर्मल गेन अकाउंट में एडजस्ट होने के लिए चले जाएंगे। क्योंकि जब मैं कहूंगा कि मुझे 50 kg का गेन हुआ है और 50 kg की जो मटेरियल कॉस्ट लगती है वो मेरे कॉस्टिंग पीरियड में क्रेडिट होगी, तो हम कहेंगे रुक जाओ,
पूरी अमाउंट क्रेडिट मत करना कि 250 रुपये एबनॉर्मल गेन के स्क्रैप में नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये तो गेन हो गया है, ये तो सही यूनिट निकल गई है। इसके लिए आप अपना नेट गेन ही कॉस्टिंग पीएनएल में डालना। तो जब मैं यहाँ पर एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाऊंगा, अब ये कहाँ से आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर जो एंट्रीज वगैरह होगी प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में हम लोग करेंगे किस अकाउंट से कहाँ पर क्या आता है। फिलहाल आप देख लीजिए कि एबनॉर्मल गेन है, और गेन यानी कि प्रॉफिट वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ एबनॉर्मल गेन मुझे मिलेगा 50 यूनिट्स का मल्टीप्लाई बाय 19.44। तो आप कैलकुलेटर में कर देख लीजिए, यहाँ पर कर भी रखा है शायद मैंने। 50 मल्टीप्लाई बाय 19.44 44444 972 आएगा। तो 972 का गेन आया, पर नॉर्मल लॉस अकाउंट से मेरे यहाँ पर आ गया कि 250 रुपये का आपको स्क्रैप रिसीव नहीं होगा। मैंने मान लिया था कि मुझे 100 केजी का स्क्रैप रिसीव होगा, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में वैसा होता था, पर एक्चुअली में सिर्फ 50 केजी का स्क्रैप रिसीव हुआ, 50 केजी का स्क्रैप रिसीव नहीं होगा। तो जब मैं यहाँ पर एबनॉर्मल गेन देखूंगा तो उसमें से 250 रुपये इन यूनिट्स के स्क्रैप का माइनस कर लूंगा और नेट गेन ही कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। दिस माइनस दिस कितना आया था 722। आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये अकाउंट बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर क्या है सर, ये कौन से अकाउंट से एंट्री आ रही है। सर ये आपका जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है उस अकाउंट से एंट्री आ रही है। जहां पर भी आपने कॉस्ट को डाला है उस अकाउंट से ये एंट्री आ रही है। तो ये हम प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आपको नॉर्मल, एबनॉर्मल गेन, लॉस और सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि मिस्टर ए ने क्वांटिटी ऑर्डर करी 500 केजी, और जब ये 500 केजी ऑर्डर करते हैं तो नॉर्मली जो लॉस होता है, नॉर्मल जो लॉस होना चाहिए वो 20% का होना चाहिए। यानी कि इनको मालूम है कि जो भी ये यूनिट्स को मंगाएंगे 20% तो लॉस होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? आप बात समझ में आ रही है? इन्होंने 100 रुपये पर केजी के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करा, प्लस उसमें जीएसटी ऐड होगा 18% का, जो कि जिसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा, जो जीएसटी पे करोगे उसका क्रेडिट ले सकते हो, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट कर सकते हो। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। जो यूनिट्स वेस्ट होंगे, यानी कि जो यूनिट्स काम के नहीं रहेंगे, उसे आप 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से स्क्रैप में बेच सकते हो। आपको यूनिट्स मिले 470 केजी के, आपको यूनिट्स मिले 470 केजी के, या चलो 450 केजी ले लेते हैं। आपको 450 किलो रिसीव हुए, तो निकालना है पर यूनिट कॉस्ट। ये आपका होमवर्क है, और आप मुझे अपना होमवर्क सेंड करोगे मेरे व्हाट्सएप पर, या व्हाट्सएप पर क्या आप स्टडी ग्रुप में सेंड करोगे। स्टडी ग्रुप में बाकी लोग भी देख पाएंगे। क्वेश्चन भी भेजना, साथ में जो सॉल्यूशन किया है वो भी भेजना, और आपस में देखना। ठीक है सर? तो पर यूनिट के हिसाब से आप निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पहली चीज। दूसरी चीज आप कैलकुलेट करेंगे कि नॉर्मल लॉस आपका कितना है, नेट आपका जो नॉर्मल लॉस है वो कितना है। थर्ड चीज आप निकालेंगे आपका एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कितना है। तो ये सारी चीजें आप निकालेंगे, और रॉ मटेरियल की आप वैल्यूएशन भी कर देंगे कि जो आपको कस्टमर को ट्रांसफर करनी है कॉस्ट वो कितनी है। तो ये 4 चीजें आपको निकालनी होगी। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, और स्टडी ग्रुप में आप क्वेश्चन भी शेयर करिएगा सुंदर राइटिंग में लिखकर, और इसका सॉल्यूशन भी शेयर करिएगा। अगर आप अकाउंट्स बना सकते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के अकाउंट जो भी बनेगा इस सिचुएशन में, तो आप उसे बनाकर भी शो करिएगा। मैंने आपको कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपको जनरल बातें बताई है कि मैंने 500 किलो ऑर्डर करे जिसमें 20% नॉर्मली वेस्ट हो जाता है, और
₹100 पर केजी के हिसाब से मैंने ऑर्डर किया था, जिस पर 18% मैंने जीएसटी लगाया था, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। जो यूनिट्स वेस्ट हो गए हैं वो ₹10 पर यूनिट के हिसाब से बेच सकता हूँ, और 450 किलो मुझे रिसीव हुए हैं। तो आपको बताना है कि पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होगी और टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होगी जो मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन क्या होगा इन सिचुएशन में। कोई फॉर्मेट नहीं है सर, आपकी कॉमन सेंस से आपको मैंने दे दिया होमवर्क, निकालिए, ट्राई करिए, अपना दिमाग लगाइए। और सेम सिचुएशन में एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। इसी सिचुएशन में मान लेना कि आपको 380 केजी रिसीव हुए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। 450 केजी हुए, वो एक होमवर्क हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर 380 केजी इसी सिचुएशन में आपको रिसीव होंगे तो आप क्या करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर 1 का करवा दूंगा, जो भी आप कहेंगे, पहले वाले का करवा देंगे। पर ये आप होमवर्क में कर आएंगे, ट्राई करेंगे, रफ कॉपी में ट्राई कर लेना और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से समझने की कोशिश करना। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं आपका स्टडी मटेरियल। तो ये आपका मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर मेरे सामने ओपन हो गया है, इसे देखते हैं। ये चैप्टर का ओवरव्यू है, जिसमें मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर बताया हुआ है, हमने करा। हमने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल किया, बिल्कुल किया। मटेरियल स्टोरेज नहीं किया अभी, इन्वेंट्री कंट्रोल अभी नहीं करा। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू नहीं करा, मटेरियल इशू करेंगे तब वैल्यूएशन क्या होगी वो नहीं किया। मटेरियल रिसीव होगा उसकी वैल्यूएशन हमने करी है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल अभी हमने नहीं करा। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल हमने सिर्फ समझा है। अगर थ्योरी की बात करी जाए तो थ्योरी तो मैं आपको करवा ही नहीं रहा हूँ। जो 10% की थ्योरी है वो करवाई नहीं जा रही है आपको। सिर्फ अभी 90% सिलेबस हमारा पूरा होगा और एंड में वो 10% की थ्योरी भी करवाई जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मटेरियल कंट्रोल के बारे में चीज़ें दे रखी है। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसीजर है पढ़ना था वो मैंने आपको एक प्रोसीजर समझा दिया। बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। कैसे कोटेशन वगैरह आती है और सारा प्रोसीजर चलता है वो मैंने आपको समझा दिया। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट जो है उसमें क्या क्या आप ऐड करेंगे, क्या नहीं ऐड करेंगे मटेरियल खरीदने के टाइम, क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो मैंने आपको करा दिया। और अब मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, आप मेरे साथ पढ़िएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहती है। एन इनवॉइस इन रिसिप्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड केमिकल बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। केमिकल ए है 10,000 केजी, ₹10 पर केजी के हिसाब से ऑर्डर करा तो 1 लाख रुपए का कॉस्ट लगा। केमिकल बी जो है 8,000 केजी ऑर्डर करा ₹13 पर केजी के हिसाब से, तो 1,04,000 आया। कैलकुलेटर हमेशा अपना साथ रखना। बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10% के हिसाब से, जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, वो है 20,400। कैसे आया 20,400? ये 2,04,000 है, इसका 10% आ गया 20,400। रेलवे का फ्रेट लगा है, किराया लगा है, यानी कि सामान को लाने का किराया लगा है 3840। अब सवाल ये है कि जो ये किराया लगा है, ये किराया तो केमिकल ए में भी लग गया, बी में भी लग गया, दोनों में मिलाकर टोटल लगाए। तो जब आप केमिकल ए की कॉस्ट निकालोगे तब कैसे निकालोगे, केमिकल बी की निकालोगे तो कैसे निकालोगे, किसमें कितना फ्रेट डालोगे, आप समझ रहे हो। हमने अपने क्वेश्चन में अभी सिर्फ एक रॉ मटेरियल देखा था, यहां पर 2 रॉ मटेरियल आ गए हैं और दोनों रॉ मटेरियल के लिए आपने एक ही गाड़ी बुक करी थी जिसमें दोनों रॉ मटेरियल आए और फ्रेट का बिल आपने दिया। तो इस फ्रेट के बिल के आपको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। केमिकल ए के हिस्से में कितना जाएगा, केमिकल बी के हिस्से में कितना जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक शॉर्टेज है, 500 केजी की शॉर्टेज हुई है केमिकल ए की और 320 केजी की शॉर्टेज हुई है केमिकल बी की ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस, यानी कि नॉर्मल शॉर्टेज है, ये तो होनी ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटीरियोरेशन। इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि सामान को वहां से दूर से लाने में, फैक्ट्री तक लाने में इतना लॉस होना स्वाभाविक है, पर फैक्ट्री में लाने के बाद 2% का लॉस और होना स्वाभाविक है। समझने की कोशिश करिए, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है कि 500 केजी का लॉस हो सकता है केमिकल ए का, 320 केजी का केमिकल बी का हो सकता है ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस। बट
आपको 2% का प्रोविजन और बनाना है फॉर फर्दर डिटियोरेशन, यानी कि जब उसको मैं सामान को रखूंगा अपने पास और प्रोडक्शन तक लेकर जाऊंगा तो फिर 2% का लॉस होने की संभावना है। तो ये भी नॉर्मल लॉस है, ये 2% का जो और लॉस हो सकता है। बस आपको ब्रेक कर कर दे दिया कि लाने तक में नॉर्मल लॉस इतना हो सकता है और उसके बाद रखेंगे प्रोडक्शन तक लेकर जाएंगे तो 2% का और डिटोरेशन हो सकता है, ये गिवन है। ये अब नॉर्मल लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस का दूसरा पार्ट दे रखा है, आगे का हिस्सा दे रखा है कि बाद में और इतना नॉर्मल लॉस हमारा हो जाएगा। अभी तक हमने क्वेश्चन में टोटल नॉर्मल लॉस देखा था कि हाँ, लाने से लेकर उसको यूज करने तक का हमारा इतना नॉर्मल लॉस हो जाता था। यहाँ पर ब्रेकेज करके दे दिया है, तो आपको केमिकल ए केमिकल बी का निकालना है कॉस्ट। देखा जाए तो इसको यहां पर भी सॉल्व कर कर आपको दिखा सकता हूं, करना कुछ नहीं है, बस एडिशन कर कर दिखाना है। यानी कि केमिकल ए लिखना है, केमिकल बी लिखना है और ऐड करना है, ऐड करना है और क्वांटिटी से डिवाइड करना है। अब यहां पर करें या यहीं पर आपको समझा दूं, आप बताइए मुझे। यहां पर आपको स्टडी मटेरियल में दे रखा है, उसी से समझा देते हैं। ये देखिए, केमिकल ए 1 लाख रुपीज का आपने परचेज करा, जिसपे 10% की कस्टम ड्यूटी आपने ऐड करी, और जो रेलवे फ्रेट है वो आपने सिर्फ इसके हिस्से का लिया। सर कैसे इसके हिस्से का लिया? भाई देखिए, 10,000 kg आपने मटेरियल ए की मंगाई और 8,000 kg आपने मटेरियल बी यानी कि केमिकल बी की मंगाई, तो दैट मीन्स 10:8, दैट मीन्स 5:4। ये रेशो है दोनों के बीच का, ये रेशो है दोनों के बीच का, यानी कि आप क्वांटिटी के रेशो में आपने किराए को बांट लिया। अगर एक ट्रेन ले रहा हूं मैं, इस ट्रेन में आप चाहे सोना लेकर आओ या चांदी लेकर आओ या कबाड़ लेकर आओ, रेलवे को मतलब नहीं है। रेलवे को आपके मटेरियल की वैल्यू से मतलब नहीं है। रेलवे को मतलब है कि आप कितनी जगह घेरोगे, उस सामान को लेने के लिए आप कितनी जगह लोगे, कितनी जगह ऑक्यूपाई करोगे, और आपकी जगह और वेट के हिसाब से जितना किलो आप कैरी करना चाहते हो उसके हिसाब से आपसे फ्रेट लिया जाएगा। कितना सामान और कितनी दूर, कितना हैवीनेस सामान की है, कितना जगह लेगा और कितनी दूर तक लेकर जाओगे, इन दो फैक्टर पर निर्भर करता है फ्रेट। तो डिस्टेंस तो दे नहीं रखा यहाँ पर क्योंकि एक ही लोकेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, आपका जो केजीज हैं 10,000 kg, 8,000 kg, टोटल है 18,000 kg, तो दैट मीन्स यहां पर आप करिएगा, ये आपका है फ्रेट जो केमिकल ए के हिस्से में आएगा 10,000 डिवाइड बाय 18,000। टोटल क्वांटिटी कितनी है सर? 10,000 kg, मटेरियल बी की है 8,000 kg, दोनों को एक ही डब्बे में लेकर आया हूं। 18,000 किलो टोटल क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी जो है केमिकल ए की है, तो उसके हिसाब से कितना फ्रेट इस ए क्वांटिटी के हिस्से में जाएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट आप कर लीजिए। ये 3 0 से 3 0 गए, ये 2 से डिवाइड होगा, 5/9 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3840 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। मैं भी आपको एक कैलकुलेटर पर कर कर दिखा देता हूं। क्या था? 3840 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9, 21333 आ गया। तो 21333 जो है वो फ्रेट का यहां पर ऐड किया हुआ है। सिमिलरली आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो, कितना फ्रेट लगा था टोटल? टोटल आपका 3840 का फ्रेट लगा था, तो 3840 मल्टीप्लाई बाय 8,000 क्वांटिटीज डिवाइड बाय 18,000 क्वांटिटीज, टोटल 18,000 क्वांटिटी थी, तो 1706 यानी कि 1707 राउंड ऑफ होके। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो ये फ्रेट था 3840 का, इसके 2 टुकड़े कर लिए क्योंकि मैं 2 मटेरियल लाया था, बट फ्रेट मैंने एक ही दिया था। अगर मैं एक मटेरियल की यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूंगा तो उसके हिस्से का मुझे फ्रेट भी तो ऐड करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने वो तोड़ दिया, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। और मेरी कोई कॉस्ट लगी नहीं सर, बेसिक कॉस्ट लगी थी और मेरा फ्रेट लगा था वो मैंने ऐड दिया, कस्टम ड्यूटी लगी थी, फ्रेट लगा था मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। बस मुझे क्वांटिटी से डिवाइड करना है,
और रेट पर केजी आ जाएगी। जो मेरा नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है क्या मैं उसे स्क्रैप की फॉर्म में बेच के कुछ रिकवर कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। यहाँ पर जो आपका नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है वो कबाड़ के भाव में 0 रुपीज पर बिकेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो आपकी जो नेट कॉस्ट आएगी वो इतनी आएगी जो गिवन है, आप कुछ भी माइनस नहीं करोगे। अब इसकी जो क्वांटिटीज है वो निकाल लेते हैं। 10,000 केजी है तो 10,000 केजी मटेरियल एक ही है, जिसमें लिखा हुआ है कि 500 किलो का शॉर्टेज हो जाएगा केमिकल ए में। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 500 केजी का लॉस हो जाएगा। तो मेरा इतना लॉस आ गया 9,500, यानी कि 9,500 क्वांटिटी मेरे पास पहुंचेगी। समझ के पढ़ना सर, 9,500 क्वांटिटीज मेरे पास पहुंचेगी। और फिर बोला कि जितनी क्वांटिटीज पहुंचेगी उसके बाद 2% का लॉस और होएगा इसके ऊपर, यानी कि 190 का लॉस और हो जाएगा। नॉर्मल लॉस लाने तक का, जितनी क्वांटिटीज आई उसके बाद 2% का और नॉर्मल लॉस जितनी क्वांटिटी रिसीव हुई उस पर। तो जब तक मैं क्वांटिटीज को प्रोडक्शन के लिए नहीं भेजता 2% का और लॉस मुझे झेलना पड़ सकता है, जो कि नॉर्मल है। तो 9,500 का 2% 190, तो 190 का लॉस मेरा और होएगा। तो टोटल नॉर्मल लॉस माइनस करके मुझे पता लगा 9310 क्वांटिटीज मेरे पास अवेलेबल रहेगी। 9310 नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मेरे पास क्वांटिटीज आएगी। तो 9310 क्वांटिटीज में मान के चलूंगा कि जो भी मेरी कॉस्ट लगी है वो 9310 केजीज के लिए नॉर्मल सर्कमस्टेंस में लगेगी। यानी कि अगर मुझे 9310 केजी यूज करना है प्रोडक्शन में तो मैं 10,000 केजी का ऑर्डर प्लेस करूंगा, और जितनी भी 10,000 की मेरी कॉस्ट आएगी, जितनी भी मेरी 10,000 की कॉस्ट आएगी उसे मैं 9310 केजी के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा। सिमिलरली जो आपका मटेरियल बी है, केमिकल बी है, वो 8,000 क्वांटिटीज था, जिसमें 320 केजी नॉर्मल वेस्ट होता है फैक्ट्री तक लाने में। तो 320 केजी आपने माइनस कर लिया, जितनी क्वांटिटी रिसीव हुई उसके बाद 2% उसका और लॉस होगा, क्योंकि ये केजी टर्म्स में दे रखा है, इसके लिए आपने पॉइंट्स में भी लिखा है। 1.2 डेसिमल पॉइंट तक आप आंसर में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। रेट भी 0.2 डेसिमल तक आप ले सकते हो, कुछ भी आप डेसिमल तक लिख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटेंसी में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फाइनल आंसर आप राउंड ऑफ करके दे सकते हो, जो कि टोटल होगा। तो ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड रूल लिखवा देता हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि जो क्वांटिटीज हैं और जो पर यूनिट है ये आप 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हैं, पर जो आपका टोटल आएगा, टोटल कॉस्ट या जो भी टोटल चीज आएगी उसे आप राउंड ऑफ कर अपने आंसर में लिख सकते हैं। मतलब कि 1707.7 है तो 1708 लिख सकते हैं। पर अगर आपका पर यूनिट कॉस्ट आई है 20.54 तो इसको 21 मत बना देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलता हूँ कॉस्टिंग के जो 5 कॉन्सेप्ट है तो उसका 3rd कॉन्सेप्ट आप इसी को मान लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे कॉस्टिंग के लिए, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। पर यूनिट को आप नहीं बिगाड़ सकते। क्वांटिटीज आपके पास टन की टर्म में आ रही है कि 20.6 टन। अब इस क्वांटिटी को आप 21 टन बोल दोगे तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा भाई। 400 केजी कहां से आए? यहां पर आप जो कर रहे हो यहां पर तो सिर्फ 3 पैसे का फर्क पड़ रहा है, 3-4 पैसे का फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं है। बट यहां पर आपने 400 किलो का फर्क पड़वा दिया राउंड ऑफ करके। नहीं, क्वांटिटीज को पर यूनिट को राउंड ऑफ नहीं करना सर। 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हो, बट टोटल जो आपका आ गया सब कुछ कैलकुलेशन, एंड की जो कैलकुलेशन आ रही है उसे आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। तो यहां पर मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई, जितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना आप। यहां देखा जाएगा आपकी जो इफेक्टिव क्वांटिटीज आई है 2% का लॉस माइनस करने के बाद, उससे आप डिवाइड करेंगे और आपके पास पर यूनिट आ जाएगा, पर यूनिट की रेट आपके पास आ जाएगी। आओ यहां पर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें से आप चाहें तो अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, बुक में मार्क कर सकते हैं, प्रिंट आउट लाकर रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर्स लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर? क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने पर रिकॉर्ड करेंगे देख लेते हैं सर, पहले क्वेश्चन तो देख लेते हैं। 200 यूनिट्स आपने पार्ट नंबर 32 की रिसीव करी है। अब ये 32 एक कोड है बस, जैसे टैक्सी नंबर 411 हो गया वैसे ही हो गया पार्ट नंबर 32।
तो 200 यूनिट्स पार्ट नंबर 32 की रिसीव करिए 5 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना आया? टोटल कितना है? 1000 रुपये आया। 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 1000। 20% का डिस्काउंट दे रखा है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होगा। जो इनवॉइस में दे रखा होता है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जो जल्दी पेमेंट पर मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है, वो बाद में होता है, वो आपके कॉस्टिंग पीएनएल में आता है वो। इसके बाद आपने एसजीएसटी को ऐड करा है, और उसके बाद आपके पास पैकिंग के चार्जेस हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस हैं। इसका पैसा रिटर्न नहीं होगा, कॉस्ट लग गई। मटेरियल को लाना था, पैकिंग करवाई, मटेरियल को लाए, कॉस्ट लग गई, इस पैकिंग के चार्ज की रिकवरी नहीं होगी। A 2% cash discount will be given if the payment is made in 30 days and documents substantiating payment of SGST is enclosed for claiming input credit। कहने का मतलब यह है कि इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा 96 का, तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट का पार्ट कितना बनेगा सर? कॉस्ट का पार्ट बनेगा 800 रुपये प्लस पैकिंग चार्जेस, 850 रुपये आपकी कॉस्ट बनेगी। यानी कि जो 96 आपने ऐड करें, इस 96 को आप माइनस कर दो और जो 850 है ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। एसजीएसटी का डॉक्यूमेंट है जिसका क्रेडिट आपको मिल सकता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए 850 रुपये आपकी कॉस्ट बनेगी। जो कैश डिस्काउंट है उसका मटेरियल लाने से कोई वास्ता नहीं है, उसकी पेमेंट से वास्ता है, इसलिए कैश डिस्काउंट का हमारे यहाँ पर कोई रोल नहीं है। वो आपका फाइनेंस इनकम है। जैसे फाइनेंस कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, वैसे वो फाइनेंस इनकम है, अदर इनकम है, तो उससे आप इग्नोर करेंगे। पीएनएल में जरूर डालेंगे जो इनकम होगी, पर हमारे मटेरियल से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा, मटेरियल खरीदने से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो ये आपकी 850 रुपये की जो कॉस्ट आई है, 200 यूनिट्स की आई है, नॉर्मल वेस्टेज कुछ है नहीं, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 4.25 रुपीज पर यूनिट। तो इसी के साथ आपका वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है। और अगर आपकी एक्सरसाइज में वैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन है, जो कि मुझे नहीं लगता है, वैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं। नहीं, ये शायद आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारा होमवर्क आपके पास आने वाला है, मैं आपको यही एक्सरसाइज होमवर्क में दूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी, बताइए, डायरेक्ट मटेरियल कैन बी। भाई डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल तभी लगेगा जब प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मटेरियल। बिना मटेरियल के नहीं बना सकते। मटेरियल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ भी आपको बनाना है, माइक बनाना है, स्पीकर बनाना है, अगर आपको बुक बनानी है, पेपर चाहिए। पेपर के लिए क्या चाहिए? लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, मटेरियल, रॉ मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स। तो यहां पर देखते हैं कि इसमें से नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल क्या होगा। एक्सीडेंट हो गया सर, एक्सीडेंट नॉर्मल तो नहीं है। पिलफरेज का मतलब है चोरी हो गया। पिलफरेज का मतलब है किसी ने चोरी कर ली, छोटी छोटी क्वांटिटीज को चोरी कर लेते हैं, उसे पिलफरेज बोलते हैं। कैमरेज वगैरह लगाओ सर, कोई चोरी नहीं होगी आपके वहां पर। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, जी आप केयरलेस हैंडल करेंगे, आपकी गलती है ना सर। लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, बल्क का मतलब होता है, बल्क मतलब बहुत सारा, बल्क मतलब थोक में, क्या बल्क का मतलब ढेर सारा, ढेर सारा। तो जब बल्क आता है ना, वो ऐसे इतना सारा ऐसे बल्क आता है, अब उस बल्क को तोड़ना पड़ेगा ना। बल्क ऐसे बंध कर आया जिसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करेंगे तो कुछ लॉस भी होगा। तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बल्क क्वांटिटी आई है जिसको आप उसके छोटे छोटे आप हिस्से कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, वो आपका नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस कहलाएगा। एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता है, चोरियां अवॉइड करी जा सकती है, मटेरियल को आप केयरलेसली हैंडल कर रहे हो ना, उसे बचाया जा सकता है। बट जो बल्क है उसको तोड़ेंगे, सेपरेट करेंगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी हमें एक टाइम पर ऑर्डर करनी चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए।
चीज़ों को समझ के पढ़ना ताकि आपका सीए फाइनल भी आसानी से क्लियर हो जाए, और अपने नोट्स में एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लेना। उससे क्या होगा सर, बाद में आप रिवाइज करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा आपको, ना ही मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वो आप फेयर कॉपी में करो, नहीं, फेयर कॉपी में जो नोट्स दिए उसको लिख लो, जो चीज़ें मैंने बताई एडिशनल बातें समझ में उसे आप नोट डाल के लिख लो, बट जो क्वेश्चंस दिए उसे ट्राई करो, रफ में ट्राई करो, बट ज़रूर करो ट्राई, और स्टडी ग्रुप में शेयर करो अपने आंसर्स। बाय बाय।